हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे VSNIC करंट अफेयर्स जो कि हमारे सितंबर मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो गई है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी इन्वायरमेंट टॉपिक। इन्वायरमेंट में बहुत सारी टॉपिक है, तो इसमें 2-3 पार्ट्स आपके आएंगे, तो एक एक करके हम लोग सारी टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले अंटार्कटिक इन्वायरमेंट के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। काफ़ी अच्छे आर्टिकल है, काफ़ी लेंथी है, इसमें काफ़ी आपको न्यू इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाले। नेक्स्ट हम लोग क्लाइमेट एक्शन प्लान देखेंगे कि कोस्टल सिटीज़ के लिए किस तरीके से क्लाइमेट एक्शन प्लान लाई जा रही है। सो दिस इज़ अगेन वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड वेरी नॉलेजेबल आर्टिकल। देन यहाँ पे एयर पॉल्यूशन मेजरमेंट, जो कि आप लोगों को पता है कि नवंबर, दिसंबर, सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है, फिर अक्टूबर मंथ की हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी आपको एयर पॉल्यूशन, नवंबर में भी एयर पॉल्यूशन। तो ये अभी कंसिस्टेंसी के साथ ये टॉपिक चलती रहेगी, बट काफ़ी चीज़ें आपकी रिवाइज होती जाएगी और काफ़ी चीज़ें आपको न्यू भी जानने को मिलेगा। नेक्स्ट है सर्कुलर प्लास्टिक इकॉनमी। दिस इज़ अगेन अ वेरी टफ टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन आवर इकोनॉमिक सेक्शन। तो इसे हम लोग देखने वाले हैं कि एक्चुअली ये प्लास्टिक इकॉनमी है क्या। रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, जो कि REC इसे कहते हैं, तो ये सर्टिफिकेट किस फील्ड में दी जाती है, रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में दी जाती है, कब दी जाती है, क्या प्रोस एंड कॉन्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट मिथेनॉल इकॉनमी। तो आज की डेट में आप लोगों को पता है कि हम लोग हाइड्रोजन इकॉनमी, ब्लू इकॉनमी, इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो मिथेनॉल इकॉनमी ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। पॉसिबली एक्सटेंट स्पेसिस, तो इसके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। फिर जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स, उसे हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले टॉपिक है प्रोटेक्टिंग द अंटार्कटिक इन्वायरमेंट। तो रिसेंटली अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के द्वारा अपनी सपोर्ट एक्सटेंड की गई है कि हमारी जो अंटार्कटिक इन्वायरमेंट है उसको सपोर्ट करेंगे और डिज़ाइन करेंगे ईस्ट अंटार्कटिक और जो वेडल सी है इसको मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया जैसा यहाँ पे डिजिग्नेट करने की बात की जा रही है। क्योंकि आप लोग को पता है कि अंटार्कटिक रीजन में काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो सबसे बड़ी आइस शीट थी वो इस बार टूट के अलग हो चुकी है। तो यहाँ पे पहले आप लोग अंटार्कटिक वाले रीजन को अच्छे तरीके से मैप में देखिए। हम लोग इसको साउथ पोल कहते हैं, नॉर्थ पोल में आपको आर्कटिक ओशन देखने को मिलेगा, आर्कटिक रीजन कहते हैं। ये अंटार्कटिक रीजन हो गया जो कि साउथ पोल में। फाइन, यहाँ पे आप देखो कि पैसिफिक ओशन भी है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है। तो ये आपको 3 तरीके से घिरे हुए देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बात करें तो दिस इज़ वेडल सी। तो वेडल सी ये कहाँ पे है, तो वेस्टर्न साइड में है अंटार्कटिक के। ये है लार्सन आइस शेल्फ है। देन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये रोने आइस शेल्फ है, ये रॉस आइस शेल्फ है, एंड ये साउथ मैग्नेटिक पोल यहाँ पे आपका बताया जा रहा है। ओके, सो थोड़ी बहुत आइडिया रखिए क्योंकि इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे जो ईस्ट अंटार्कटिक है, ये वाली जो अंटार्कटिक है और ये जो वेडल सी है, इसको कहा जा रहा है कि मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया जैसा इसको डेजिग्नेट करना। तो देख लेते हैं और क्या बातें की जा रही हैं। इंडिया के द्वारा यहाँ पे अर्ज किया गया है कमीशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मैरीन लिविंग रिसोर्सेज मेंबर कंट्रीज़ के हिसाब से कि यहाँ पे इंडिया को इंश्योर करना है कि इंडिया रिमेन एसोसिएटेड विद द फॉर्मुलेशन, एडेप्टेशन, इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म ऑफ दिस मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया इन फ्यूचर। इट मीन्स कि इनके द्वारा ये कहा गया है कि इंश्योर करना है कि इंडिया जो है इस एरिया से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे जुड़े रहे, जिससे कि वो यहाँ पे कुछ फॉर्मुलेट भी करे, अगर कुछ यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस लानी है, एडेप्टेशन मेजर्स भी लेकर चले और कुछ मैकेनिज्म जो है उसको भी इम्प्लीमेंट करे वो मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया में। जैसे कि ये ईस्ट अंटार्कटिक है और वेडल सी है, इसको जो डेजिग्नेट करना है मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया, ये काफ़ी एसेंशियल है कि इसमें हम लोग इलीगल जो अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इट मीन्स कि आपको पता है कि ये सारे जो जोन होते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा फिशिंग होती है, बट गलत तरीके से होती है, वो आपका इलीगल होता है, गैर कानूनी तरीके से होती है। तो उनको रोकना ज़रूरी है क्योंकि ना ही वो हमारे इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, ना ही वो हमारे किसी भी कंट्री के लॉ के हिसाब से सही है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि अगर इस तरीके की जगह को मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया अगर हम लोग डेजिग्नेट कर देते हैं तो यहाँ पे जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। सो दैट्स वाई आप लोग देखो कि यहाँ पे कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया डेजिग्नेट करना चाह रहे हैं। मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया क्या करता है, अगर हम लोग इस एरिया को मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया डेजिग्नेट भी कर दे तो इससे क्या फ़ायदा होगा। एक्चुअली यहाँ पे आप देखो कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, जो आप लोग फ़िश वगैरह भी देख रहे हो, या फिर जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनका प्रोटेक्शन किया जाएगा। साथ ही कुछ एक्टिविटीज़ है जो कि यहाँ पे रोकी जाती है, बिल्कुल ही यहाँ पे बाधित कर दी जाती है, जो कि आप लोग देखो कि अगर इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो अगर एडवर्स इम्पैक्ट देता है तो उसको रोक दिया जाता है। मेनली यहाँ पे काम की जाती है कि मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया, इट मीन्स कि ऐसा एरिया है जिसको प्रोटेक्ट करना है। इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो कि कुछ चीज़ें कंजर्व भी करनी है, यहाँ पे जितने भी जीव जंतु रहते हैं उनके हैबिटाट को प्रोटेक्ट करना है, इकोसिस्टम मॉनिटर करनी है और साथ ही साथ फिशरीज मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव भी लेकर आनी है।
अगर हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनका भी एम है कि मैरिन लाइफ को कंजर्व करना है, जो कि ये 1982 में ये आपका अस्तित्व में आया था। और ये अंटार्कटिक ट्रीटी जो सिस्टम है ये उसी का पार्ट है, जो कि ये हर्ट है हमारे अंटार्कटिक ट्रीटी 1959 का। ये एक्चुअली एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि अंटार्कटिक जो फिशरीज़ है ना उसको मैनेज करते, जिसके द्वारा जितनी भी स्पीसीज डाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व कर सके, और जो इंटायर अंटार्कटिक मैरिन इकोसिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी को यहाँ पे प्रिजर्व करने का ये काम करते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पे समझते हैं मैरिन प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में डिटेल में। एक मैरिन प्रोटेक्टेड एरिया इसेंशियली एक ऐसा जगह होता है ओशन में, क्योंकि मैरिन है तो ऑब्वियस है कि ये ओशन से रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ। तो ओशन में एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो स्ट्रिक्टली रेगुलेट की जाती है। जैसे कि आप देखो कि वेडल सी में यहाँ पे आपका क्या होता है कि फ़िशिंग वगैरह की जाती है, वो भी गैर कानूनी तरीके से। तो इस एक्टिविटी को हम लोग रोक सकते हैं। साथ ही सराउंडिंग वाटर्स को भी यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि पार्क वगैरह अगर इस ज़मीन पे कहीं पे भी है तो जैसे हम लोग ज़मीन पे पार्क को प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही ओशन में जो इस तरीके की जगह होती है उसको हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन यहाँ पे मेनली जो नेचुरल और जो हिस्टोरिक मैरिन रिसोर्सेज है वो यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। और किसके द्वारा प्रोटेक्ट की जाती है? एक्चुअली उस एरिया में रहने वाले जो लोकल लोग हैं, या फिर वो किसी राज्य के तहत है, या फिर वो टेरिटरी यानी कि वो हिस्सा जिस टेरिटोरियल कंट्री के अंदर आती है, वहाँ के जो नेटिव है, रीजनल है और नेशनल अथॉरिटीज़ हैं, उनके द्वारा इसको प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता है। अगर मैरिन प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें या फिर इनके नेटवर्क की बात करें तो ये नेचर बेस्ड सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो कि कोई भी आर्टिफिशियल तरीके से इसको यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन नहीं लाया जाता है। सोल्यूशन यहाँ पे नेचर बेस्ड होता है, जिससे कि हम लोग ग्लोबल एफर्ट्स को सपोर्ट कर पाते हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन और मिटिगेशन की बात करते हैं। आज के डेट में आप देखते हो कि क्लाइमेट चेंज के बारे में आप हर समय हर्ट कर रहे हो, सुन रहे हो, जो कि आप COP26 में भी देखो कि क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर ही बात किया जाता है। तो बेसिकली ये क्लाइमेट चेंज है क्या? क्लाइमेट चेंज कहने का मतलब है कि ऐसा चेंज देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी सदियों से आ रहा है। इट मीन्स कि एक पैटर्न था हमारे देश में कि किस समय बारिश होगी, किस समय गर्मी होगी, किस समय सर्दी आएगी, फाइन। और वो भी एकदम से फिक्स था कि अगर आप किसी भी शहर में रहते हो, किसी भी देश में रहते हो, तो वहाँ पे एक हाई लिमिट ऑफ जो है आपको हीट देखने को मिलेगा, हाई लिमिट ऑफ विंटर देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर जा रहा है, या फिर मिनिमम टेम्परेचर कितनी होती है, रेनफॉल क्वांटिटी आपको देखने को मिलेगा कि हाँ कितने सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो रही है, हर एक स्पेसिफिक जगह का लमसम आपका फिक्स था। बट कई सदियों से ये देखा जा रहा है कि काफ़ी चेंज हो गई है। इट मीन्स कि अगर गर्मी है तो गर्मी बढ़ती ही जा रही है, एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। एक्सट्रीम टेम्परेचर के साथ साथ आपको वैसे जगह पे भी टेम्परेचर बढ़ते हुए देखने को मिलेगा जहाँ पे कभी भी इस तरीके का टेम्परेचर नहीं बढ़ा था, कभी वहाँ गर्मी नहीं आई थी। साथ ही विंटर सीज़न की बात करूँ तो कई बार ऐसा देखने को मिला है कि विंटर सीज़न में बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ नेगेटिव में 0 डिग्री सेल्सियस तक भी आपका टेम्परेचर जा चुका है, जो कि आज से शायद 40-50 साल पहले ऐसा नहीं था। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। और रेनफॉल पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुके हैं। आपको देखने को मिलेगा कि पता नहीं ना जाने कब बारिश हो जाती है और किस रीज़न से बारिश हो जाती है, ये बाद में पता चलता है कि नहीं। सो दीज आर द आपको क्लाइमेट चेंजेस के कारण देखने को मिलेंगे। कारण तो नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज ही अपने आप में है। तो इसको रोकना, इसको मिटिगेट करना कि कैसे इसको सही कर सकते हैं, इससे होने वाले जो नुकसान है उसको हम लोग यहाँ पे सही कर सकते हैं, तो इस पे काम करते हैं। मार्च 2021 से आप देखो कि वर्ल्ड डेटाबेस ऑन प्रोटेक्टेड एरिया ये रिपोर्ट की है कि ओनली 7.65% जो ग्लोबल सी है ना ये कवर किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कमिटमेंट है यहाँ पे स्टेट का, जो कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के साथ है। और ये जो CBD का यहाँ पे आप देखो इकाई टारगेट 11 है। इकाई टारगेट जो 11 है, जो कि 10% आपको प्रोटेक्टेड एरिया का देखने को मिलेगा जिसको कवर किया गया है 2020 तक। तो सिर्फ 10% जो यहाँ पे आपका टारगेट था उसी को कवर किया गया है। अब ये इकाई बायोडाइवर्सिटी टारगेट जो है इसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले कुछ मंथ की वीडियोस थी जिसमें कि मैं कवर की हूँ। तो आई होप कि आप लोग जून या फिर इससे पहले कि अगर इन्वायरमेंट की लेसन देखे हो तो उसमें मैं इकाई बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस की हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे अंटार्कटिका के बारे में कुछ मेनली देख लो। मेनली आप लोग ये समझो कि अंटार्कटिका कोई देश नहीं है, जैसे इंडिया इज़ अ कंट्री बट अंटार्कटिका इज़ नॉट अ कंट्री। इसमें कोई गवर्नमेंट नहीं है, इसमें यहाँ के खुद के रहने वाले लोग नहीं हैं। इंस्टेड जो इंटायर कॉन्टिनेंट है ना, ये आप लोग देखो कि साइंटिफिक प्रिजर्व से बाहर है। इट मीन्स कि अंटार्कटिक वाला जो रीजन हम लोग देखते हैं इसको एक समय के लिए हम लोग कॉन्टिनेंट में काउंट करते थे, अभी भी कॉन्टिनेंट में ही काउंट करते हैं, लेकिन इसमें कोई भी तरीके का आपको इसको देश आज तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। अंटार्कटिक ट्रीटी की बात करूँ तो ये वाशिंगटन में साइन किया गया था, और वो भी 12 कंट्रीज़ के द्वारा, जिसके साइंटिस्ट जो है वो यहाँ पे काफ़ी एक्टिव थे अंटार्कटिक के अराउंड। साथ ही ये जो 12 देश है ये कौन है जो कि अंटार्कटिक को यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किए? तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिले, फ्रांस, जापान,
न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, रशिया, यूके, यूएस। टोटल नंबर जो पार्टीज़ है इस ट्रीटी के अब यहाँ पे 54 हो चुके हैं, जिसमें कि हम लोग भी रिकॉग्नाइज़ करते हैं अंटार्कटिका को। जो ट्रीटी है वो यहाँ पे 1961 में आया था और तब से आप लोग देखो कि बहुत सारे देश जो है इससे जुड़े हैं। साथ ही यहाँ पे फाउंडेशन भी है, इट मीन्स कि रूल बेस्ड जो यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्डर है कॉन्टिनेंट का, बिना किसी परमानेंट यहाँ पे पॉपुलेशंस के, तो उसके साथ इसका आप देखो कि फाउंडेशन भी है। ये ट्रीटी में क्या होता है कि मेनली यहाँ पे इंटरेस्ट देखा जाता है सारे मैनकाइंड का, जो कि अंटार्कटिका यहाँ पे हमेशा के लिए आप देखो कि ये शैल कंटिन्यू फॉर एवर टू बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर पीसफुल पर्पस। यहाँ पे अंटार्कटिका को हम लोग हमेशा के लिए जो है पीसफुल पर्पस के लिए ही इसको इस्तेमाल करें। साथ ही साथ यहाँ पे कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी जो है उसको प्रोहिबिट किया गया है कि मिलिट्री एक्टिविटी नहीं होगी। यहाँ पे साइंस को सपोर्ट किया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, लेकिन कोई भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन यहाँ पे नहीं करना है। साथ ही जो डिस्पोजल होता है न्यूक्लियर वेस्ट का वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। साइंटिफिक रिसर्च वगैरह होती है, डेटा को एक्सचेंज किया जाता है, तो ये सारा काम जो है आपको अंटार्कटिक रीजन में देखने को मिलेगा। मैड्रिड प्रोटोकॉल है, तो मैड्रिड प्रोटोकॉल ये ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे अंटार्कटिका की प्रोटेक्शंस है उस पर देखा जाता है, काम किया जाता है, और साथ ही साथ वेस्ट मैनेज की जाती है, और बहुत सारा काम है जो कि ये मैड्रिड प्रोटोकॉल में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो प्रोटोकॉल है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के तहत जो कि अंटार्कटिक ट्रीटी का है, वो साइन किया गया था मैड्रिड में 1991 में, इसलिए ये मैड्रिड प्रोटोकॉल है। बट आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि मैड्रिड प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो ये अंटार्कटिक से रिलेटेड है। ठीक है, इसका पर्पस यही था, मैड्रिड प्रोटोकॉल का पर्पस आप समझो कि यहाँ पे जो अंटार्कटिक का जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना है। ओके, अब क्यों अंटार्कटिका जो है इतना ज़्यादा मैटर करता है? अगर ये एक देश नहीं है, यहाँ पे रहने वाले लोग नहीं हैं, तो फिर इसके बारे में हम लोग अभी स्टडी क्यों कर रहे हैं? तो देखिए समझने का कोशिश कीजिए कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए। अंटार्कटिक की जो आइस है ना, वो यहाँ पे कुछ सनरेज को डिफ्लेक्ट करती है। इट मीन्स कि सन से जो यहाँ पे रेज आती है, तो ये जो आइस है, बड़ी बड़ी जो आइस की सिल्ली है, वो यहाँ पे इसको डिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, साथ ही साथ इससे क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा रहता है जिसके कारण हम लोग धरती पे जी पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। तो जो आज के डेट में हम लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी, चाहे वो जितनी गर्मी हो या जितनी ठंडी हो, इसका एकमात्र रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि हम यहाँ पे आइस शेल्फ है बड़े बड़े अंटार्कटिक रीजन में, जो कि कुछ रेज़ को वो डिफ्लेक्ट करते हैं। साथ ही आप लोग देखो कि ओशन की फूड चेन है, इट मीन्स कि ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे न्यूट्रिएंट रिच वाटर है, जिसके कारण काफ़ी छोटे छोटे जो प्लैंकटॉन्स है वो यहाँ पे ब्लूम होते हैं। और ये ओशन का जो फूड चेन है, यानी कि समुद्र का आप देखो कि एक फूड चेन कनेक्टेड है, वो यहाँ से भी कनेक्टेड है। थर्ड, ये बायोडाइवर्सिटी है। आप लोग देखो वर्ल्ड की जो सी लाइफ है, जैसे कि वेल्स हो गए, डॉल्फिन्स हो गए, पेंगुइन्स हो गए, उनकी अधिकतर पॉपुलेशन यहीं पर रहती है। नेचुरल लेबोरेटरी भी है, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं हमें ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको समझने में। साथ ही ये यूनिक आर्काइव भी है, जो कि अंटार्कटिक के थिक मोटे मोटे जो आइस शीट्स है उसके तहत लॉक है, और इससे हम लोग को ये पता चलता है कि क्या हमारा प्लैनेट का क्लाइमेट है और क्या होने वाला है ऑलमोस्ट 1 मिलियन ईयर्स। ओके, आगे चलकर जो है हमारे अर्थ का क्या क्लाइमेट होने वाला है, जब हम लोग अंटार्कटिक रीजन को यहाँ पे स्टडी करते हैं तो उससे काफ़ी हद तक पता चलता है। रिक्रिएशनल वैल्यू भी है, इट मीन्स कि काफ़ी वास्ट है, रिमोट है और अदर वर्ल्डली है, और ब्यूटीफुल बियॉन्ड इमेजिनेशन है। इट मीन्स कि एक ऐसा एरिया है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ वगैरह में भी इसकी शूटिंग वगैरह देखते हो, सीन देखते हो। साथ ही आप लोग बहुत ज़्यादा अगर नेशनल ज्योग्राफी चैनल से अगर पहले भी जुड़े होंगे तो अंटार्कटिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया जाता था, और उसके ऊपर जो है एक डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाई गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको नेशनल ज्योग्राफी वाले चैनल में देखने को मिलता था। तो उसमें क्या था कि आप एक आप देख सकते हो कि कितनी खूबसूरत ये जगह है, नेचुरल ब्यूटी है। ठीक है, लेकिन आज की डेट में अंटार्कटिका जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो सबसे पहली बात है कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो रहा है पार्टीज़ के बीच में, जो कि इनिशियली आप देखो कि 12 मेंबर्स इसको रिकॉग्नाइज़ किए थे, लेकिन उसके बाद आज की डेट में 54 मेंबर है। तो बेसिकली यहाँ पे अर्जेंटीना और यूके हैं जो कि ओवरलैप करते हैं, वो क्लेम करते हैं कि ये जो कॉन्टिनेंट है ये उनकी टेरिटरी का पार्ट है। जब इसको कंबाइन किया जाता है तो ये डिस्प्यूट आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे इस डिस्प्यूट में फॉकलैंड आइलैंड भी है, जो कि कहते हैं कि इनका अंटार्कटिक रिलेशनशिप है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि हर एक कंट्री कह रही है ये मेरा देश है, ये मेरा देश है, ये मेरा एरिया है, तो ये लड़ाई हो रही है। उसके बाद आप देखो चाइना पीछे क्यों रहेगा, तो चाइना जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है हर एक साल अंटार्कटिक के ऊपर फेंकता है, और एक कहा जाता है कि चाइना का इंटरेस्ट है अंटार्कटिक के रिसोर्स में। वैसे भी आपको पता है कि चाइना एक लालची देश है, जहाँ पे भी इसको ज़मीन दिख गया तो वो ज़मीन ये हड़पना चाहता है, जहाँ पे भी इसको नेचुरल रिसोर्सेज दिख जाते हैं वो हड़पना चाहता है, चाहे वो तेल हो, मिनरल हो, खनिज हो या खनिज मिनरल एक ही चीज़ है, या फिर कोयले हो या फिर गैस का खदान हो, तो हर जगह चाइना को जो है ना वो सारी चीज़ें चाहिए। तो ये लालची आदमी जो है आप देखो हर एक जगह पहुँच गया, तो अंटार्कटिक में ये कैसे पीछे रहेगा।
तो अंटार्कटिक के रिसोर्सेज में भी चाइना अपना इंटरेस्ट दिखाता है। स्पेशली यहाँ पे काफ़ी हेल्दी फिशरीज होती है और मिनरल्स वगैरह बहुत ज़्यादा है। थर्ड यहाँ पे प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज के कारण आप देखो कि काफ़ी चेंजेस हो रही है अंटार्कटिका में, साथ ही साथ चेंजिंग सर्कमस्टांसेस भी हैं। टूरिज्म जो कि यहाँ पे राइज़ हो रही है, और राइज़ हो रही है IUU, इट मीन्स कि इलीगल तरीके से, गलत तरीके से टूरिज्म आ रही है, अनरिपोर्टेड है, किसी को पता नहीं कितने नंबर ऑफ़ टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे पहुँच रहे, अनरेगुलेटेड फिशिंग एक्टिविटीज़ हो रही है, जिसके कारण इन्वायरमेंट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट दिखने को मिल रहा है। साथ ही अगर देखें तो दूसरे कानूनों की प्रोविजंस के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। जैसे आप देखो कि अंटार्कटिक ट्रीटी कब आया, 1959 में। इंटरनेशनल लॉ जो है वो यहाँ पे कुछ चेंजेस लेकर आए। फॉर एग्जांपल आप देखो कि यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी है, जिसे हम लोग अनक्लॉज कहते हैं, 1982 का, तो और साथ ही साथ आप देखो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है जिसको फाउंड किया गया, और वो ये रिस्पॉन्सिबल है कि कुछ परमिट करते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे जितने भी मिनरल रिसोर्सेज है, कोई भी देश आकर ये मिनरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। तो एक्चुअली यहाँ पे परमिट करते हैं फॉर द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज फ्रॉम द डीप सी बेड। जो डीप सी बेड है वहाँ से एक्सप्लॉइट करने के लिए पहले इनसे परमिशन लेनी होती है, और ये यहाँ पे अथॉरिटी है जो कि ये परमिशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होती है ये कानून के वजह से। वे अहेड में बताया जा रहा है कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है इन ट्रीटी की। इस अगर सिचुएशन को रिजॉल्व करना है तो सबसे पहले जो अंटार्कटिक ट्रीटी मेंबर्स हैं उनको यहाँ पे हर एक दूसरे मेंबर स्टेट को प्रेशर करना होगा, जो भी यहाँ पे आपके अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम से जुड़े हैं, कि वो जो रूल्स है यहाँ पे ATS का उसको फॉलो करें। न्यू रेगुलेशंस जो कि साइंटिफिक फाइंडिंग के ऊपर बेस्ड है, इसके लिए आप देखो कि साइंटिस्ट जो है उनको सीखना होगा कि कैसे साइंटिफिक फाइंडिंग्स को वो ट्रांसलेट कर सकते हैं पॉलिसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में। साथ ही एक डेडिकेटेड टूरिज्म कन्वेंशन भी होना चाहिए इस रीजन के लिए। तो ये जो कन्वेंशन है, इससे क्या होगा कि जो फिलोसफिकल बेस है अंटार्कटिक ट्रीटी का, उसको यहाँ पे सर्व कर सकेंगे। जैसे कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, साइंटिफिक रिसर्च कर पाएंगे। बिहेवियर अगर चेंजेस की बात करें तो पीपल्स को यहाँ पे ज़रूरी है कि वो यहाँ पे सिखाए कि कितना ज़्यादा अंटार्कटिक की जो इन्वायरमेंट है वो फ्रेजाइल है, अंटार्कटिक का जो इकोसिस्टम है वो फ्रेजाइल है। तो हमें यहाँ पे जो इस तरीके की फ्रेजाइल जो हमारा यहाँ की इन्वायरमेंट है, उससे जो इम्पैक्ट हो रहे हैं, उससे जो प्रॉब्लम अराइज हो रहे हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। तो ये सारी वे फॉरवर्ड बताई जा रही है। अब देखते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या स्थिति है अंटार्कटिक वाले एरिया में। तो जो ये अंटार्कटिक ट्रीटी है 1983 का, इसे हम लोग बखूबी साइन किए हैं, और जो प्रोटोकॉल है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का, वो भी अंटार्कटिक ट्रीटी का, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। इंडिया यहाँ पे मेंबर भी है काउंसिल ऑफ मैनेजर ऑफ नेशनल अंटार्कटिक प्रोग्राम के, और साइंटिफिक कमेटी ऑफ अंटार्कटिक रिसर्च के, साथ ही कमीशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मैरीन लिविंग रिसोर्सेज के। तो इन सारे ऑर्गेनाइजेशन के हम लोग मेंबर भी हैं। हमारी एक रिसर्च स्टेशन है जो कि है मैत्री। तो मैत्री है किस हिल में है, तो सचिन मार्शल हिल में है। भारती है जो कि लार्समन हिल में देखने को मिलेगा, तो ये भी याद रखना है। अंटार्कटिक ऑपरेशन ऑफ इंडिया जो है वो करेंटली फंड किया जा रहा है बजट, जो हमारे यहाँ बजट में आपको जो है मनी एलोकेट किया जाता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा की जाती है। साथ ही हमारे देश में इस बार एक बिल आया है जिसका नाम है इंडियन अंटार्कटिक बिल 2021। इस बिल का एम है कि इंडिया का अपना खुद का नेशनल मेजर्स होना चाहिए कि हम लोग अंटार्कटिक के इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सके। साथ ही एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करना है इंडिया के अंटार्कटिक एक्टिविटीज़ को लेकर, और जो अंटार्कटिक इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये सारी बातें हैं हमारे द्वारा रिलेटेड है, तो इसको भी ध्यान रखनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अंटार्कटिक इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो वेडल सी है और जो ईस्टर्न अंटार्कटिक है उसको हम लोग मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया डेजिग्नेट करें। मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया क्या है, ये इसके बारे में डिटेल देखें। अंटार्कटिक के बारे में आई होप कि आपको कुछ नया पता चला होगा। मैड्रिड प्रोटोकॉल के बारे में कुछ समझे, क्यों अंटार्कटिक कितना ज़्यादा महत्व है, इसकी इंपॉर्टेंस हम लोग यहाँ पे समझे, वो भी 5 पॉइंट्स में। क्या चैलेंजेस आज के डेट में अंटार्कटिक जो है कॉन्टिनेंट ये फेस करी है, ये भी हम लोग समझे। हमारी क्या यहाँ पे रोल है, इसको हम लोग देखें। दिस पॉइंट्स आर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉइंट्स आप लोग डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, और वे अहेड में क्या क्या हो सकता है इसे हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये आर्टिकल अच्छी लगी होगी। सेकेंड आर्टिकल में समझते हैं कि कोस्टल सिटीज़ के लिए यहाँ पे क्लाइमेट एक्शन प्लान क्या क्या है। आप लोग को पता है कि क्लाइमेट चेंज जो है इसकी वार्निंग निकल कर आ रही है, और वार्निंग इसलिए निकल कर आ रही है क्योंकि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं। हाई इंटेंसिटी फ्लड देखने को मिल रहा है, लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी हो चुका है कि अब क्लाइमेट एक्शन प्लान लिया जाए। अब ये क्लाइमेट एक्शन प्लान है क्या, ये समझिए। एक्चुअली एक प्लान है, जैसे आप लोग अपनी प्लान बनाते हो कि आपको कैसे स्टडी करनी है, 24 आवर्स को कैसे यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है, वो भी प्रोडक्टिव वे में। तो ये क्या होता है, एक प्लान होता है। उसी तरीके से आप समझो कि हमारी जो सदर्न स्टेट है, जिसमें कि आपको 9 राज्य देखने को मिलेंगे, और साथ ही यहाँ पे कुछ यूनियन टेरिटरीज़ भी हैं। तो इसमें आप लोग देखो कि एक साइड तो ये बे ऑफ बंगाल से घिरे हुए हैं,
दूसरी साइड ये अरेबियन सी से घिरे हुए और नीचे आपको इंडियन ओशन देखने को मिलेगा। तो कई आज के डेट में क्या हो रहा है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसके कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। इट मीन्स कि वाटर जो है वो सब लेक्स में आ रहे हैं, इस तरीके के सीज़ में आ रहे हैं। और सी में जब पानी ज़रूरत से ज़्यादा भर रहा है तो इसका मतलब कि सी लेवल राइज हो रहे हैं। सी लेवल राइज होगा तो ये जो कोस्टल सिटीज़ है इसके अंदर ये पानी जाएगा। इट मीन्स कि फ्लड लाइक सिचुएशन अराइज होगी। यहाँ पे जो लोगों की डेली यहाँ पे दिनचर्या है वो सब डिस्टर्ब होगा। काफ़ी प्राइवेट जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है वो भी यहाँ पे तहस नहस हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि एक प्लान लाने की ज़रूरत है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को तो हम लोग रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ क्लाइमेट चेंज की जो इम्पैक्ट है उसको हम लोग ज़रूर कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ फ्रेमवर्क लाने की ज़रूरत है जिसके थ्रू हम लोग ग्रीन हाउस गैस की इमिशन हो रही है। ये कुछ गैसेज होती है जिसमें कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन ऑक्साइड, साथ ही साथ नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कुछ जहरीले गैस होते हैं जिसकी इमिशन के कारण जो है हमारे देश में हमारे पूरी पृथ्वी में इस तरीके की ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन हो रही है। और रिलेटेड जो क्लाइमेटिक इम्पैक्ट है उसको हम लोग देखते हैं, जिसके कारण एक प्रिवेंटिव मेजर्स प्रोवाइड किया जाता है कि कैसे जो नेगेटिव आउटकम्स है क्लाइमेट चेंज के कारण, जो नेगेटिव आउटकम्स है ये सब क्या है कि हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, फ्लड लाइक सिचुएशन अराइज हो रही है, लैंडस्लाइड्स देखने को मिल रहा है पहाड़ी इलाकों में। तो ये सब क्या है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज की। तो उसको हम लोग कैसे एड्रेस कर सकते हैं, और ये जो कुछ जहरीली गैसेस जो इमिट हो रही है उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग लाने की ज़रूरत है और मेज़र भी करने की ज़रूरत है कि कितनी कम हुई है ग्रीन हाउस गैस की इमिशन। तो ये सारी बातें कही जा रही है। इस प्लान में मेनली ये डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा कि कैसे सिटी जो है वो अडेप्ट कर पाएगी और अपनी रेजिलियंस, इट मीन्स कि क्लाइमेट हैज़ार्ड जैसे कि फ्लड हो रही है या फिर लैंडस्लाइड हो रही है, तो इससे कैसे खुद को बचाया जाए और इसकी जो इम्पैक्ट है, इसका जो रिस्क है उसको कम करने की कोशिश की जाए। तो प्रोसेस क्या है क्लाइमेट एक्शन प्लान का? सबसे पहले इस्टेब्लिश करनी है ओवरऑल विजन। सबसे पहले विजन क्लियर होना चाहिए कि अगर क्लाइमेट चेंज हो रही है तो इसको मिटिगेट करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सेकेंड है कि पॉलिटिकल कमिटमेंट होनी चाहिए। अब ऐसा है कि नहीं कि रूल्स बना दिए और उसको टेबल पे रख दिए या फिर पेपर में उसको बंद करके रख दिए। जब तक हम लोग कमिट नहीं करेंगे, पॉलिटिशियन कमिट नहीं करेंगे कि उनको यहाँ पे अपने विजन्स को अचीव करना है, तब तक ये काम करना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हम लोग एक कम्युनिकेशन प्लान डेवलप कर सकते हैं। और किससे कम्युनिकेट करना है? बेसिकली कम्युनिकेट करना है जहाँ पे जो डिजास्टर आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वहाँ के रहने वाले लोगों के साथ कम्युनिकेट करनी है। सरकार को उनसे कनेक्ट होना चाहिए जिससे कि वो टाइम टू टाइम ये समझ पाए कि वहाँ की लोकलाइट्स को क्या प्रॉब्लम है। और मल्टी स्टेक होल्डर्स को यह सिक्योर करना है, क्रॉस सेक्टोरल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, आइडेंटिफाई करनी है और जो एक्शन है उसको प्रायोरिटाइज़ करनी है। इवन यहाँ पे जो प्लान है ना, इसमें एक सारी चीज़ें देखनी है कि कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से क्या एक्शन है, इंटीग्रेटेड एक्शन क्या है, जिसके थ्रू बहुत सारे जो सेक्टर्स है अर्बन डेवलपमेंट का और यहाँ पे कुछ एक्शन है वो भी हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं सारे लोगों की मदद से। साथ ही एक प्लान भी डेवलप करना है जिसके थ्रू हम लोग इसको जो है इम्प्लीमेंट भी कर सके। कोई भी अगर प्लान बनाया जा रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। जैसे आप लोग प्लान बनाते हो 24 आवर्स का, और प्लान बनाते हो और उसके बाद जो है बेड पे बैठ के सोचते रहते हो कि आपका प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा और आप 24 आवर्स को बहुत बेटर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। जब तक आपके एक्शन में नहीं आओगे, जब तक आप काम नहीं करोगे उसके ऊपर, तब तक वो काम कंप्लीट नहीं होगा। तो वही बात है कि एक प्लान यहाँ पे डेवलप करना है जो कि इम्प्लीमेंटेशन कर सके। ऐसा ही प्लान बनाना चाहिए जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सके और जिससे कि जिस कारण बना रहे हैं उस कारण को भी हम लोग कम कर सके। साथ ही अगर हम लोग बात करें तो अभी क्या ज़रूरत पड़ गया ऐसा कि कोस्टल सिटीज़ के लिए हम लोग क्लाइमेट एक्शन प्लान लेकर आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कोस्टल फ्लडिंग होगी, सी लेवल राइज हो रही है और इसके कारण आप लोग देखो क्या होता है, तो यहाँ पे तूफान आ रहे हैं, इरोजन हो रहा है, जो मिट्टी है वो इरोड होकर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, सॉल्ट वाटर इंट्रूशन हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम है जिसके कारण आप देखो कि हमारे देश में जो वेटलैंड है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिल रहा है जो IMD के द्वारा डेटा प्रोवाइड किया गया है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो डेटा है उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो साइक्लोन की नंबर और इंटेंसिटी है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है अरेबियन सी में। पहले आप लोग अगर अभी भी आप NCERT 11 की पढ़ोगे तो उसमें एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेरिजन टू अरेबियन सी। बट कहीं ना कहीं आपको ये लास्ट 3 ईयर्स में ये देखने को मिलेगा कि ये फ़िलॉसफी चेंज हो गई है। अब तो कंपटीशन का ज़माना है भाई। यहाँ पे भी बे ऑफ बंगाल में अगर एक साइक्लोन आ रहे तो दूसरी साइक्लोन आप समझ जाओ कि ये अरेबियन सी में आएगा। अरेबियन सी भी अब बे ऑफ बंगाल से पीछे नहीं है। जितनी आपको यहाँ साइक्लोन देखने को मिलेगी उतनी ज़्यादा साइक्लोन आपको अरेबियन सी में भी देखने को मिल रही है। तो वही चीज़ है, ये बताई जा रही है कि अरेबियन सी में जो नंबर और इंटेंसिटी है साइक्लोन का, अब ऐसा नहीं है कि एकदम बेवकूफ़ टाइप का साइक्लोन आ रहा है। जितने इंटेंसिटी से आपको अम्फन देखने को मिला, फ़ैनी देखने को मिला, उसी तरीके से आपको यहाँ पे गाज़ा देखने को मिलेगा और निसार देखने को मिलेगा और बहुत सारे ऐसे साइक्लोन हैं जो कि बैक टू बैक हिट हुए।
तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। और तौकते आप देखो, इस बार की जो तौते हैं ये 5 स्टेट को यहाँ पे इम्पैक्ट की है, एक ही साथ 5 राज्यों को अपने चपेट में रखा है, जो कि है केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। कुछ आइलैंड और टेरिटरीज़ है जैसे कि लक्षद्वीप वगैरह है, तो ये वेस्ट कोस्ट में जितने हैं ना, सबको तौते अपने चपेट पे लाया है। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा ये आपका साइक्लोन है, और जो कि आपको अरेबियन सी में देखने को मिला। बिल्ली आप लोग इस तरीके से समझिए, ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, ये वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे अरेबियन सी है। अब ये तौते यहाँ आया, इट मीन्स कि ये केरल है, ये कर्नाटक है, यहाँ गोवा है, ये महाराष्ट्र है, ठीक है, और उसके बाद ये गुजरात हो गया। तो ये सारे एरिया को ये तहस नहस किया था। और उसके बाद आप देखो कि अरेबियन सी में ही आपको यहाँ पे लक्षद्वीप देखने को मिलेंगे, तो इसलिए लक्षद्वीप में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। साथ ही फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिल रही है। क्लाइमेट चेंज अगर कोस्टल सिटीज़ में ज़्यादा बढ़ते जाएगा तो इसके कारण क्या होगा कि जो सी फूड है उसकी जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, क्रॉप न्यूट्रिशन कम हो जाएगा, इल्ड कम हो जाएगा, फ़िश की क्वालिटी और फिश की जो नंबर है वो डिप्लीट हो जाएगी, प्लांट और जो इंसेक्ट्स स्पेसीज़ है वो यहाँ पे ख़त्म होने लगेंगे। क्लाइमेट चेंज की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आप देख सकते हो कि एक्सट्रीम जो वेदर इवेंट है और जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है वो काफ़ी देखने को मिलता है, जिसके कारण प्रोडक्शन कम होते हैं। प्रोडक्शन कम हो गया तो लोगों तक ये अवेलेबल नहीं हो पाएगा, जिससे फ़िश अगर ज़्यादा नहीं पकड़ पाए, फ़िश अगर ज़्यादा से ज़्यादा डेथ हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़िश की प्रोडक्शन नहीं होगी। इट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको सप्लाई नहीं किया जाएगा। सेकेंड है कि इससे प्राइस इंक्रीज़ हो जाएंगे। जब भी आप देखते हो कि सप्लाई और डिमांड में मिसमैच होने लगती है, यानी कि लोगों की डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम हो गया और मार्केट तक भी सामान कम पहुंच रहे, तो इट मीन्स कि उस सामान का दाम बढ़ जाएगा, जिससे कि सारे लोग उसको अवेल नहीं कर पाए और इनकम रिड्यूस हो रही है। आज के डेट में आप देखो क्या हो रहा है, लोगों की जॉब जा रही है। पैंडेमिक के टाइम में काफ़ी बुरी सिचुएशन थी, जिसकी जॉब थी, कई लोगों की जॉब चली गई, कई लोगों की सैलरी आधी हो गई और कई लोग जो बेरोजगार है वो कंटिन्यू ही हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिल रहा है। साथ ही जो इंसिडेंस है डिजीज़ वगैरह का वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ होते जा रहा है। ये जो आपको कोरोना वायरस देखने को मिल रहा है, ये भी आप देखो कि एक से एक जाइका वायरस है, इबोला वायरस है, तो बैक टू बैक ये जो नए नए तरीके के नए प्रकार के जो वायरस है वो आते जा रहे हैं। साथ ही जो डिसरप्शन है वो भी बढ़ते जा रहा है। डिसरप्शन अगर बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी हमारी कहीं ना कहीं हर्ट हो रही है। सो दीज आर द थिंग्स है जिसके कारण आप देखो कि फूड सिक्योरिटी हमारे यहाँ डाउन हो रही है। बायोलॉजिकल हैज़ार्ड है, पर्टिकुलरली अगर हम लोग देखें तो वेक्टर बॉर्न और वाटर बॉर्न डिजीज़ेस काफ़ी हो रही है। टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है बहुत ज़्यादा, ये आपका वेट कंडीशन है जिसके कारण कोस्टल सिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। उसके बाद आप देखो कि प्रिवेंट करना जो डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी है, जो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं ना, और जो शोर लाइन इरोजन होती है, ये दो मेन थ्रेट आपको देखने को मिलेगा कोस्टल कम्युनिटीज़ का, जो कि आज की डेट में वो फेस कर रहे हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिसमें कि आपको हम ही लोग ऐसे नहीं हैं जो कि साइक्लोन से ग्रसित है। हरिकेन्स, सुनामी भी आपको देखने को मिलेगा, तो इससे भी लोग जो है और हमारे जो देश है और दूसरे देश है वो भी यहाँ पे ग्रसित हैं। तो इसलिए लाइफ एंड प्रॉपर्टी की काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हो रही जिसके कारण आज के डेट में हमें ज़रूरत हो गई कि क्लाइमेट एक्शन प्लान लेकर आया जाए। अब हमारे देश में गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव है क्लाइमेट एक्शन प्लान को लेकर, तो 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सारे स्टेट गवर्नमेंट को और यूनियन टेरिटरी को ये कहा गया कि वो अपने अपने राज्य में स्टेट एक्शन प्लान लेकर आए, क्योंकि हर राज्य में आप देखो कि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो डिफरेंट है। अगर हम लोग कोस्टल रीजन की बात करते हैं तो यहाँ के लोग परेशान हैं इस तरीके की फ्लडिंग से, सी लेवल राइज से, और ये जो शोर लाइन है उसके इरोजन से। वहीं अगर हम लोग हिमालय रीजन की बात करें तो यहाँ के लोग परेशान होते हैं लैंडस्लाइड से। वहीं आप लोग जो है और हिमालय रीजन का बात अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे बिहार है जो कि आपका क्या है कि ये फ्लड के कारण परेशान है। उसके बाद आसाम है, आसाम में भी फ्लड लाइक सिचुएशन अराइज होती है। वहीं अगर हम लोग नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि आपको स्नोफॉल से रिलेटेड देखने को मिलेगा। काफ़ी एक्सट्रीम विंटर सीज़न होती है जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में यहाँ पे टेम्परेचर चले जाते हैं। तो और वही वेस्ट साइड की बात करूँ तो यहाँ पे पानी की कमी हो जाती है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र वाले रीजन में, कि वाटर स्कार्सिटी हो जाती है समर सीज़न में। तो इसलिए ये कहा गया है कि हर एक राज्य जो है और यूनियन टेरिटरी जो है अपने हिसाब से वो एक्शन प्लान बनाए क्लाइमेट चेंज को देखते हुए। साथ ही अगर हम लोग बात करें तो उड़ीसा के द्वारा अपना खुद का क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान लाया गया, और उड़ीसा एक ऐसा पहला राज्य है हमारे देश में जिनके द्वारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, पूरी तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि उड़ीसा में साइक्लोन से काफ़ी ज़्यादा वहाँ के लोग परेशान होते हैं। वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे ज़्यादा डाउन होती है साइक्लोन के कारण। तो इसलिए इनके द्वारा एक बहुत अच्छा प्लान बनाया गया। फिर उसके बाद मुंबई में आप देखो कि वहाँ पे बारिश होती नहीं है कि फ्लड लाइक सिचुएशन अराइज हो जाती है, तो मुंबई में भी क्लाइमेट एक्शन प्लान लाया गया है। साथ ही गुजरात में भी आप देखो कि क्लाइमेट एक्शन प्लान लाया गया जिसमें कि सस्टेनेबल और क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर की ये लोग बात करते हैं।
नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट भी है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, वो भी चेन्नई में, जिससे क्या है कि इंटीग्रेटेड और सस्टेनेबल मैनेजमेंट किया जाएगा जो कोस्टल और मैरीन एरिया है भारत में। उसके बाद नेशनल कोस्टल मिशन भी है, जो कि 2019 में इसको लाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा पब्लिश किया गया है। प्रपोज किया गया है कि वो यहाँ पे नेशनल कोस्टल मिशन को इस्टेब्लिश करें, और जिसमें जो भी इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का, जो कोस्टल एरिया में होने वाला है और जो मैरीन इकोसिस्टम में हो रही है, उसको यहाँ पे इसकी इम्पैक्ट को एड्रेस करें। ये जो नेशनल कोस्टल मिशन है, इसमें क्या है कि सारे फेजेस इंक्लूड है। इट मीन्स कि इंटीग्रेटेड जो कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, इसके सारे फेजेस को इसके अंदर रखा गया है। और ये जो इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट है, ये काफ़ी डायनेमिक है, मल्टीडिसिप्लिनरी है, और यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा प्रोसेस देखने को मिलेगा, जिसमें कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट किस तरीके से कोस्टल जोन का किया जाए, उसको यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। ओके, तो ये सारा काम हमारे देश में किया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा ये भी पूछा जा रहा है कि क्या हम लोग कर सकते हैं जिससे कि एक इफेक्टिव क्लाइमेट एक्शन प्लान जो है वो कोस्टल सिटीज़ के लिए बनाएं। तो सबसे पहली बात है कि हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करना होगा कानून, और साथ ही साथ आप देखो कि प्रोग्राम स्कीम बहुत सारे हैं, उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। फंडिंग सपोर्ट देना है, पैसे देंगे तभी हम लोग सिटीज़ से ये उम्मीद लगा सकते हैं कि वो अपने यहाँ पे अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। साथ ही गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए कोस्टल सिटी एक्शन क्लाइमेट एक्शन प्लानिंग का। इसका एम है कि जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसको कम करना है, और जो लो इमिशन डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरीज है उसको यहाँ पे आपका अडॉप्ट करना है। ठीक है, कुछ यहाँ पे गाइडिंग प्रिंसिपल भी है सिटीज़ के लिए, जैसे कि सिटीज़ को एम्बिशियस होने की ज़रूरत है, अपनी एक गोल को सेट करें, इंक्लूसिव होने की ज़रूरत है। इट मीन्स कि एक एरिया पे ध्यान दिए, दूसरे एरिया पे ध्यान नहीं दिए। सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने की ज़रूरत होती है वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। साथ ही जो वल्नरेबल सेक्शन होती है उनके ऊपर क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले जो पॉलिसी बनाए तो उनके बेहतरीन तरीके उनकी बेनिफिशरीज़ को उनको ध्यान में रखते हुए ही उनको बेनिफिट हो इस स्कीम से, वैसे यहाँ पे पॉलिसी लानी चाहिए। फेयर हो, किसी के साथ अनफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा यहाँ पे आपका तरीका होना चाहिए, प्लान होना चाहिए जो कि हर एक लोगों के लिए फेयर हो, कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड होना चाहिए। इट मीन्स कि पूरी तरीके से हर एक छोटी सी छोटी और बड़ी से बड़ी बातों को इंक्लूड करना है इस प्लान में, और एक साथ मिलकर जो है सबको यहाँ पे हाई लेवल से लोअर लेवल तक सारे लोग मिलकर यहाँ पे इंटीग्रेटेड तरीके से काम करें। रेलिवेंट होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग बात कर रहे हैं क्लाइमेट एक्शन प्लान का और यहाँ पे कुछ और ही रूल्स रेगुलेशन रखा गया है। एक्शनेबल होनी चाहिए। अगर कोई लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ड्यूटीज़ को सही तरीके से नहीं व्यतीत कर रहे, तो फिर यहाँ पे एक्शन भी लेना ज़रूरी है। एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। अगर कहीं पे काम हो रही है तो अगर कहीं पे काम हो रही है और वो बेटर तरीके से हो रहा है तो उसके लिए एविडेंस हो। ट्रांसपेरेंट और वेरीफिएबल होनी ज़रूरी है। ओपन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को फॉलो करते हुए यहाँ पे गोल्स को सेट करना ज़रूरी है, जिसको मेज़र किया जा सकता है, रिपोर्ट किया जा सकता है और ये इंडिपेंडेंटली वेरीफाई भी किया जा सकता है। तो ये सारे कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हम लोग एक इफेक्टिव क्लाइमेट एक्शन प्लान जो है कोस्टल सिटीज़ के लिए ला सकते हैं। तो सबसे पहले कोस्टल सिटीज़ में जो रिस्क है उसको एसेस करना होगा कि किस तरीके का रिस्क है और कितना रिस्क है, और जो एसेस है क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन सर्विस की उसको इम्प्रूव करना होगा। इट मीन्स कि हाई रेट ऑफ इन्फॉर्मेशन यूटिलाइजेशंस जो है और शेयरिंग देनी चाहिए, जिससे कि क्लाइमेट से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचाया जाए, और जो वल्नरेबिलिटी है क्लाइमेट शॉक का उसे भी यहाँ पे जिस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है उसको यहाँ पे मिटिगेट कर सके। बिल्डिंग कैपेसिटी है, इट मीन्स कि हमें अपनी जो क्षमता है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज जो है एक कॉम्प्लेक्स चैलेंज है, अब ये कई सदियों का ये आज के डेट में रिजल्ट है, तो ऐसा तो नहीं है कि ये तुरंत से हम लोग इसको सही कर लेंगे, काफ़ी टाइम भी लगेगा। हम लोग क्लाइमेट चेंज से होने वाले इम्पैक्ट को रोकेंगे, इसको जो है मिटिगेट करेंगे, तो हमें यहाँ पे मल्टीपल सिटी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसीज़ की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है जो कि इस तरीके के एक्शन प्लान को वो सपोर्ट करें। साथ ही कोस्टल रेगुलेशन जोन तो हमारे यहाँ इससे रिलेटेड रूल्स है ही जो कि फॉलो करते हैं, और साथ ही साथ कोस्टल रीजन को मैनेज करते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का कोस्टल सिटीज़ में, ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिपरकर्सन है जो कि हमेशा आपको देखने को मिलता है। तो ये एक अर्जेंट नीड है कि हम लोग क्लाइमेट चेंज को इंटीग्रेट करें, डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, साथ ही साथ यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है क्लाइमेट एडेप्टेशन और मिटिगेशन पॉलिसी में उसको हम लोग देखकर चले और इसकी जल्दी से जल्दी इसकी निवारण भी लेकर आए। क्लाइमेट चेंज रिसर्च प्रायोरिटीज़ है जो कि कोस्टल कम्युनिटीज़ के लिए क्या क्या है, तो यहाँ पे आपका सारा फील्ड रखा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्लाइमेट एक्शन प्लान। तो इसके बारे में फिर से रिकॉल कर लेते हैं हम लोग कि सबसे पहले देखिए कि क्लाइमेट एक्शन प्लान है क्या, प्रोसेस क्या है क्लाइमेट एक्शन प्लान के लिए। देन यहाँ पे हम लोग समझे कि क्या ज़रूरत था जो कि आज के डेट में हम लोग ये क्लाइमेट एक्शन प्लान की स्टडी कर रहे हैं कोस्टल सिटीज़ में।
क्लाइमेट चेंज की यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन टेबल है, इसको ध्यान रखना है। और फिर गवर्नमेंट की इनिशिएटिव क्या है हमारे देश में, वो पर्टिकुलर बातें पढ़ें और क्या हम लोग और कर सकते हैं जिससे कि इफ़ेक्टिव यहाँ पे देखने को मिले प्लान, तो इसके बारे में भी हम लोग देखें। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नेक्स्ट आते हैं एयर पॉल्यूशन मेजरमेंट। तो बेसिकली भी हुआ क्या है कि WHO के द्वारा पहली बार ये अपडेट किया गया है 2005 से, और जो ग्लोबल एयर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड है इसको थोड़ा और टफ कर दिया गया है, टाइट कर दिया गया है। देखते हैं और क्या बातें हैं। 1987 से WHO के द्वारा पीरियडिकली ये इशू किया गया था हेल्थ बेस्ड एयर क्वालिटी गाइडलाइंस, जिससे कि सरकार जो है हर एक देश की सरकार को और सिविल सोसाइटी को यहाँ पे असिस्ट कर सके, और जो ह्यूमन का एक्सपोजर है, हमारी जो कुछ ऐसी गलतियाँ है जिसके कारण आप लोग एयर पॉल्यूशन देखते हो होता है, तो उसको हम लोग कम कर सके। WHO की जो एयर क्वालिटी गाइडलाइंस है ना, ये लास्ट 2006 में लाई गई थी। अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो है कई 10-15 साल हो गए हैं, जिसके बाद अब जाकर जो है इस तरीके का आपका इंडेक्स लाया गया है। अभी हम लोग अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल ऑब्जेक्ट क्या है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यही है कि जो ग्लोबल गाइडलाइंस है उसको यहाँ पे अपडेट करना है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो गुड प्रैक्टिसेस लेकर आनी है, जिससे कि कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ जो मैटर है, जैसे कि ब्लैक कार्बन है, एलिमेंटल कार्बन है, अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स है, तो इसको एटलीस्ट हम लोग मैनेज कर सके। आज के डेट में जो गाइडलाइंस है ना, ये दोनों पे एप्लीकेबल है, चाहे वो इंडोर हो आउटडोर हो, दोनों पॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। इंडोर पॉल्यूशन कैसे होता है? इंडोर पॉल्यूशन होता है जैसे कि आप देखते हो कि महिलाएं LPG गैस कनेक्शन का यूज़ नहीं करती है, वो चूल्हे वगैरह का यूज़ करती है, जिसमें कि खाना पकाने के लिए काउटंग का इस्तेमाल, केरोसिन का इस्तेमाल और फॉसिल फ्यूल्स और साथ ही साथ वुड वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण इंडोर पॉल्यूशन होते हैं। आउटडोर पॉल्यूशन की तो आई डोंट थिंक कि बताने की ज़रूरत है, क्योंकि किससे किससे होते हैं ये आप भी जानते हो। तो ये आप जानते हो कि WHO की गाइडलाइन जो है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है। इट मीन्स कि कानूनी रूप में ऐसा नहीं कि मेंबर कंट्रीज़ को इनकी सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो भी करनी है। अपने हिसाब से सबको ये अपना करते हैं, हर एक देश में अलग अलग प्रॉब्लम है, तो वन साइज़ फिट फॉर ऑल ये पॉलिसी नहीं चलती है। तो एयर क्वालिटी जो आपको देखने को मिलेगा, ये एक एविडेंस इन्फॉर्म्ड टूल है पॉलिसी मेकर्स के लिए, कि वो यहाँ पे कानून को, पॉलिसीज़ को गाइड करते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस क्या, तो एयर पॉल्यूटेंट की लेवल को, और जो डिज़ीज़ का बर्डन है। जिस तरीके से आप देखते हो कि एयर में आपकी पॉल्यूशन है, तो आप अगर वो एयर को इनहेल करते हो तो ऑब्वियस है आपको रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जो भी डिज़ीज़ है वो अटैक करेगा ही, तो इसलिए डिज़ीज़ की जो यहाँ पे बर्डन है वो भी कम होती है। एयर पॉल्यूशन मेजरमेंट अगर हम लोग इंडिया में देखें और अगर इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उससे कंपेयर करें तो कैसा है, हमारे देश में एयर पॉल्यूशन कितना है उसको हम लोग कैसे मेज़र करते हैं। तो हमारे यहाँ एयर मॉनिटरिंग नेटवर्क और एजेंसीज़ इन्वॉल्व है, जैसे कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, तो इस बोर्ड का भी काम है, जिनके द्वारा यहाँ पे इनिशिएट किया गया है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, जो कि 1984 में ही लाया गया था, और 7 स्टेशन इसके लगाए गए हैं। और इस प्रोग्राम का नाम अभी आप लोग देखो कि इसको चेंज कर दिया गया है, और ये सेम प्रोग्राम है जिसका नाम है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। ये जो नेटवर्क है यहाँ पे करेंटली आप देखो कि 804 ऑपरेटिंग स्टेशन है, और कहाँ पे, तो 344 सिटीज़ और टाउन में, वो भी 28 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज़ में। ये बेसिकली क्या मॉनिटर करते हैं? ये मॉनिटर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि नेरी नागपुर में है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें तो वो इन सारे एजेंसीज के साथ काम करते हैं और इंश्योर करते हैं कि यूनिफॉर्मिटी हो, कंसिस्टेंसी हो जो एयर क्वालिटी डेटा का है, और टेक्निकल और जो फिनेंशियल सपोर्ट है ये उनको प्रोवाइड कर सके। ठीक है, उसके बाद एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, तो अगर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड की बात करें तो इसमें क्या है कि 12 पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि हर एक यहाँ पे जो पॉल्यूशन है उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि आप देखो कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, पार्टिकुलेट मैटर है जो कि 2.5 माइक्रोन साइज से कम है, और PM ऑफ लेस देन 10 माइक्रोन है, PM 10 है, PM 2.5 है, ओजोन है, लीड है, अमोनिया है, बेंजोल है। तो ये सारे हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ पे नाक्स भी है, तो ये भी यहाँ पे मेज़र करते हैं, जो कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड इसे कहते हैं। तो बेसिकली जो WHO की जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड है उसको तो ये मीट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे आपको कंसिडरेबल देखने को मिलेगा, जो कि अपडेटेड गाइडलाइन से थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मेनली यहाँ पे नाक्स में समझिए कि क्या होता है कि जो एनुअल लिमिट है 16 माइक्रोन पर क्यूबिक मीटर, वो भी PM 10 और 100 पर, ये 24 आवर्स पीरियड में एक एक घंटे मतलब कि एक एक दिन का ये देखते हैं कि कितना एयर पॉल्यूशन का लेवल है। ठीक है, तो अब ये समझिए कि क्यों हम लोग एयर पॉल्यूशन को मेज़र करते हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग एयर पॉल्यूशन को मेज़र नहीं करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि कितने लेवल ऑफ पॉल्यूशन है हमारे एयर में, और उससे किस तरीके की डिजीज़ेस जो है वो निकल कर आ सकती है। तो हम लोग लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स को एक्सेस कर पाते हैं, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड समझ में आती है
इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी है। जब हमें पता चल पाएगा कि कितना प्रॉब्लम है, उसी हिसाब से तो हम लोग सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो इट मीन्स कि हमें जब ये पता चल पाएगा कि हमारी एयर में कितनी पॉल्यूशन है, तभी हम लोग उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए, तभी उस हिसाब का स्ट्रैटेजिक इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ ला पाएंगे। तो ये एक बात हो गई। उसके बाद इन्फोर्समेंट है स्टैंडर्ड का। इससे क्या हो पाएगा कि काफ़ी हद तक हम लोग लेजिस्लेटिव स्टैंडर्ड लेकर आ पाएंगे, कानूनी रूप में कानूनी तौर से हम लोग कानून लेकर आ पाएंगे जो कि इसके लिए स्विटेबल हो। साथ ही लोगों को भी अलर्ट कर पाएंगे ना, क्योंकि आप लोग को पता है कि हम लोग को बताया जाता है कि हाँ, दिल्ली में और एनसीआर वाले रीजन में काफ़ी पॉल्यूशन हो चुकी है। साथ ही और भी जगह आपको देखने को मिलेगा, पंजाब हरियाणा में काफ़ी पॉल्यूशन है, और भी जगह आपको देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि लोग अलर्ट हो जाते हैं, लोगों को समझ में आता है कि हाँ, बेवजह वो बाहर नहीं निकले, क्योंकि काफ़ी तरीके के अगर इस तरीके का वो इनहेल करते एयर तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो ये वाली बात है। साथ ही हेल्थ और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताया जाता है, साइंटिफिक रिसर्च हो पाएगा। अगर ज़रूरत से ज़्यादा एयर पॉल्यूशन है तो इसके ऊपर रिसर्च होगी और प्रॉपर तरीके से फिर यहाँ पे प्लान बनाया जाएगा, स्ट्रैटेजी होगी कि कैसे इस एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है। ओके, एयर पॉल्यूशन मेजरमेंट की क्या लिमिटेशन है? सबसे पहली प्रॉब्लम है कि कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। एयर क्वालिटी की जो मॉनिटरिंग इंडिया में है, ये पूरी तरीके से आपको कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो मेजर गैसेस है बस उसी को इंक्लूड किया गया है। जो माइनर गैसेस है, जो भी यहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रीब्यूट करते हैं पॉल्यूशन में, उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इसलिए है क्योंकि आप देखो, और पूरी तरीके से सारी जगह नहीं देखने को मिलेगा। मेनली आप देखो कि टोटल 5000 सिटीज़ और टाउन है जहाँ पे ये एयर पॉल्यूशन को मेज़र किया जाता है। अनसर्टिनिटी और बायसेंस देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे मॉनिटरिंग एजेंसीज़ हैं, पर्सनल इक्विपमेंट है, जो कि कुछ ही एरिया में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और कुछ एरिया को कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं। पॉसिबल डिसरप्शंस भी देखने को मिलेगा ऑपरेशन में, कि कई सही तरीके से यहाँ पे ऑपरेट भी नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही गैप भी है कि कैसे रियल टाइम डेटा को ऑब्टेन करें। अगर ग्रीन पीस इंडिया के अकॉर्डिंग देखें तो एक सब्सटेंशियल गैप देखने को मिलता है कि डेटा जो एयर पॉल्यूशन के ऊपर अवेलेबल है, क्योंकि रियल टाइम जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है, इसकी कमी है बहुत सारे सिटीज़ में। तो इसलिए सही तरीके का जो यहाँ पे आपका डेटा होना चाहिए, उसकी कमी देखने को मिलता है। रोड अहेड, इट मीन्स कि वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि पास्ट डिकेड में अगर हम लोग देखें, पिछले 10 साल में देखें, तो जो मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ग्रो किया है, और लेकिन अभी भी ज़रूरत है। तो इसलिए मेक श्योर कि जो मेजरमेंट फ्रेमवर्क है वो इफ़ेक्टिव रहे, स्टैंडर्ड रहे, और एक कंटिन्यूस अपडेशन इससे मिलते रहे। डेटा गैदर करना ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग को टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा कि टेक्नोलॉजी को हम लोग लेकर आए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा गैदर करें, उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, फिर जाकर उससे रिलेटेड जो है वो सोल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करें। तो लोगों के ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, जिससे कि इसकी जो इंपॉर्टेंस है और इम्प्लीकेशंस है इस डेटा का, वो इसमें से निकल कर आ सके। अब यहाँ पे रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। अभी देखिए, शून्य कैंपेन चलाया जा रहा है। एक्चुअली ये इनिशिएटिव है जिसमें ये कहा गया कि जीरो पॉल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स होनी चाहिए, यानी ऐसी व्हीकल्स होनी चाहिए जो कि ज़ीरो पॉल्यूशन कंट्रीब्यूट करें। जैसे कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल को, जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली है, उस व्हीकल के एडॉप्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, वो भी यहाँ पे अर्बन एरियाज़ में। और कंज्यूमर अवेयरनेस की ज़रूरत है। जैसे लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हम लोग आज के डेट में जो पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियाँ चला रहे हैं, उससे पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा हो रहा है। अगर वो नहीं है तो आप लोग प्लीज़ सीएनजी किट लगा लीजिए, सीएनजी का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सीएनजी अब आप लोग लगभग सारे शहर में आ चुके हैं। तो इसलिए सीएनजी का इस्तेमाल कीजिए, उससे पॉल्यूशन कम होगा। वो भी नहीं तो आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़रूर इसको परचेज़ कीजिएगा। तो इसके इस्तेमाल से भी आप लोग देखो कि जो इमिशन है वो कम हो पाएगी। तो शून्य करना है, इट मीन्स कि ज़ीरो करनी है पॉल्यूशन लेवल। और ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और आरएमआई इंडिया के द्वारा। तो अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के अगर क्वेश्चन देखें कि इनका क्वेश्चन किया जाता है कि जो फायर क्रैकर है, इस बार भी बैन था, लेकिन एक लिमिटेड टाइम पीरियड दिया गया था कि 8 से 10 बजे तक ही क्रैकर जलाने हैं। बट दीपावली और दीपावली के एक दिन बाद भी आप लोग देख रहे थे धमाकेदार जो है क्रैकर्स जल रहे थे, पूरा धुआं धुआं हो रखा था, है कि नहीं। तो इसलिए ये बैन करना भी कहीं से सक्सेस नहीं होता, क्योंकि लोग मानेंगे थोड़ी, सब कोई जो है क्रैकर्स जलाते ही है। तो सुप्रीम कोर्ट की ये एक बात है कि यहाँ पे फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरर्स जो है, उनको ये कहा गया कि 2018 की जो जजमेंट है उसका ये वॉलेशन करते हैं। इट मीन्स कि जो बैनिंग है कि जिस तरीके का फायर क्रैकर बनता है तो उसमें जो टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे बेरियम यूज़ किया जाता है, तो बेरियम का इस्तेमाल क्यों होता है, ग्रीन क्रैकर्स क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं। साथ ही 2018 के जजमेंट में ये निकल कर आया था कि जो मैन्युफैक्चर है, सेल है और जो यूज़ है जॉइंट फायर क्रैकर्स का, उसको बैन करना है। सीरीज़ जो क्रैकर होते हैं, इट मीन्स कि आप देखो कि लरी होती है, चटाई वाली जो होती है क्रैकर्स, जिसको आप एक बार लगा दो उसमें आग,
तो वो लगता है कि 1 मिनट तक जो है वो फटते रहते हैं, तो इसको तो बैन करने के लिए कहा गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ केमिकल्स भी बैन किए गए थे जिससे कि फायर क्रैकर्स बनते, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बेरियम है। तो कोई ग्रीन कलर आपको निकलते हुए दिखेगा, तो ग्रीन कलर निकलते हैं वो बेरियम के कारण, रेड कलर जो है वो लिथियम के कारण, आर्सेनिक है जो ग्लिटर्स देखने को मिलता है, लीड और मरकरी है, और स्ट्रॉन्शियम क्रोमेट है। तो ये कुछ हार्मफुल केमिकल्स है जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं, और जब आप क्रैकर्स जलाते हो तो ये रंग बिरंगे दिखते हैं और साथ ही साथ आपको जो है सुंदर दिखते हैं। लेकिन हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलाउ किया गया कि सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स जो है इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा और मार्केट तक यहाँ पे पहुँचाया जाएगा। तो ये सेफ वाटर एंड एयर स्प्रिंकल्स जो है, इससे क्या हो पाएगा कि साउंड और जो लाइट है क्रैकर्स की वो कम हो जाती है, और जो क्रैकर्स है वो इम्प्रूव्ड हो जाते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे ऐश वगैरह का इस्तेमाल बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो ये तो कुछ यहाँ पे रिलेटेड न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट की क्वेश्चन है और सुनने कम पेज लाया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं यहाँ पे रिकॉल करा लेती हूँ। अच्छा ठीक है, डिड यू नो, आप देखो कि ओपन AQ है, ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग एफर्ट्स है, जिसके कारण आप लोग देखो कि ओपन सोर्स डेटाबेस को ये मेंटेन करते हैं। चलिए ठीक है, एयर पॉल्यूशन मेजरमेंट देखें कि WHO के द्वारा पहली बार 2005 के बाद एयर जो ग्लोबल एयर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड है उसको और टाइट किया गया है, तो बेटर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये पॉल्यूटेंट है, एवरेजिंग टाइम बताया गया है, उसके बाद ये देखा जाता है कि कितना लेवल है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे बेसिक बातें थी, ये मैं समझा दी हूँ। एयर पॉल्यूशन मेजरमेंट इंडिया में कैसे कैसे होता है तो ये मैं बता दी, क्यों इंपॉर्टेंट है एयर पॉल्यूशन को मेज़र करना। सो दिस पॉइंट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिटेशन क्या है एयर पॉल्यूशन मेजरमेंट में, बेटर तरीके से तो मेजरमेंट हो नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है उसे हम लोग देखें और वे फॉरवर्ड में हम लोग देखें। ओके, सो गाइज आई थिंक कि आज के लिए बस इतने ही रहना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे सर्कुलर प्लास्टिक इकॉनमी के साथ स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, और इसको प्रोडक्टिव तरीके से ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। जितने भी पॉइंट्स आप लोग पढ़ते हो उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए, जिससे क्या हो पाएगा कि जो मेंस आंसर राइटिंग आप करते हो ना, वहाँ पे बेटर तरीके से इसको आप इंक्लूड कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इकॉनमी की लेसन आपकी स्टार्ट हो चुकी है, इकॉनमी बाय रमेश सिंह, ये आप लोग आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देख सकते हो, उसके अलग से प्लेलिस्ट है। तो हफ्ते में 1-2 वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, जिससे कि इकॉनमी जो बेसिक स्टैटिक इकॉनमी है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो मिलते हैं कल हम लोग, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।